मध्य प्रदेश की लोकसभा की सीटों के लिए कांग्रेस ने नामों को तय कर लिया है। किसी भी तरह के विरोध से निपटने के लिए पार्टी ने बाकायदा ज्यादातर सीटों पर नामों का पैनल तैयार किया है। जो सबसे खास बात है वो ये कि लोकसभा के संग्राम में कांग्रेस अकेले ताल ठोकने जा रही है। 29 सीट्स के लिए एक सब चर्चा हुई है। अब सीईसी में जाएगा। सब हमने पैनल बना लिए, सबके सुझाव सुन लिए, सबके सुझाव टेबल पर रख लिए। अब सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में ये सब नाम जाएंगे। सर कितनी सीटों पे पैनल बनाएगा? हमने सब सीटों पर पैनल बना लिया। सिंगल कोई नहीं है? सिंगल कोई नहीं। सर आप मेरी सीट में सिंगल नहीं है तो और क्या होगा? सर आपने जीत दिलाई है मध्य प्रदेश में, आपकी बात सुनी जाएगी। आपने कुछ नाम तो जरूर दिलाए होंगे। सिंधिया जी की गुना की सीट हमने कई सीटें खाली छोड़ दी हैं, उनमें से एक है, वो खुद तय करेंगे। सभी 29 सीट्स के लिए एक पूरा जायजा लिया गया है और कुछ थिंकिंग भी क्रिस्टलाइज हुआ है। 4-5 बैठक पर जो है सिंगल नाम भी प्रपोज हुए होंगे, या तो बाकी ज़्यादातर बैठकों पर पैनल बन गई है। और आने वाली सीईसी की मीटिंग में मैं समझ रहा हूँ कि मध्य प्रदेश का पूरा लिस्ट फाइनल हो जाएगा। ग्वालियर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच शिलान्यास और लोकार्पण की जंग छिड़ी हुई है। इसी कड़ी में अब बीजेपी शासित नगर निगम शहर के विकास कार्यों का सामूहिक भूमि पूजन करने जा रही है। वहीं नगर निगम में विपक्षी कांग्रेस ने इस गलत परंपरा को आगे न बढ़ाने की बात कही है। ग्वालियर में 1000 बेड के अस्पताल की भूमि पूजन का बवाल अभी थमा भी नहीं कि अब बीजेपी शासित नगर निगम 9 मार्च को थोक में भूमि पूजन करने जा रही है। नगर निगम द्वारा शहर में बनने वाली 1 दर्जन सड़कें, वाटर टैंक, सीवर लाइन, सामुदायिक भवनों का सामूहिक भूमि पूजन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की उपस्थिति में होगा। महापौर का कहना है कि 9 मार्च लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने की संभावना है, लिहाजा विकास कार्यों के लिए सामूहिक भूमि पूजन किया जा रहा है। उन कामों को हम प्रारंभ नहीं कर पाएंगे 9 तारीख के बाद, इसलिए कल जितने भी नगर निगम के पेंडिंग शुरू होने के काम हैं वो सारे हम कल प्रारंभ कर देंगे, जिससे कि आने वाले 2-3 महीने तक काम चलते रहें और उस जो सुविधाएं हम उन कामों के माध्यम से जनता को देना चाह रहे हैं उन सुविधाओं का लाभ मिलने से जनता वंचित नहीं रहे, इस दृष्टि से हम कल का कार्यक्रम कर रहे हैं। वहीं नगर निगम में विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस ने महापौर के सामूहिक भूमि पूजन को गलत परंपरा बताया। नेता प्रतिपक्ष का कहना है जिन कामों का वार्ड में भूमि पूजन होना चाहिए उनको एक ही जगह से जल्दबाजी में किया जा रहा है। द्वारा जो लोकार्पण और भूमि पूजन और शिलान्यास जो किए जा रहे हैं बिल्कुल नियम विरुद्ध हैं, जल्दबाजी में किए जा रहे हैं। इससे अफरा तफरी मचेगी, लोगों में आपस में झगड़ा होगा। जिस तरह से अभी वर्तमान में कल ही उत्तर प्रदेश में विधायक और सांसद में जूता पैजार हुई, ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको बता दें नगर निगम के विकास कार्यों का लोकार्पण ग्वालियर के कांग्रेसी विधायकों ने कर दिए थे, जिससे घबराई नगर निगम ने सामूहिक भूमि पूजन का आयोजन किया। शहर का विकास अपनी जगह है, लेकिन दोनों ही पार्टियां भूमि पूजन के बहाने लोकसभा में माइलेज लेने की कोशिशों में जुटी है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। सिवनी के बरघाट से कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया उस वक्त जनता के गुस्से का शिकार हो गए जब वो आंदोलन कर रहे किसानों के बीच पहुंचे। विधायक के आने की खबर जैसे ही लोगों को मिली, किसान बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच गए और विधायक से सवाल जवाब करने लगे, जिससे कांग्रेस विधायक उखड़ गए और उन्होंने किसानों को ही खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया, जिससे किसान भी गुस्से में आ गए और वो भी विधायक से तू मैं करने लगे। जिसके बाद नाराज विधायक ने किसानों को धमकी देते हुए यहां तक कह दिया कि उनका नाम अर्जुन सिंह काकोड़िया है, उन्हें अच्छे से पहचान लें, वो एक एक को ठीक कर देंगे। विधायक यही नहीं रुके, उन्होंने धमकी भरे अंदाज में अन्नदाताओं से कहा कि अगर वो मर्द के बच्चे हैं तो उनके सामने आए, वो एक एक को देख लेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। कर रहा हूँ और यहाँ जितने खड़े हो ना आज तक किसानों के लिए लड़े नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना। जरा बात करने आया, शराफत से बात करना, मेरा शराफत से बात करना मेरे से। एक अच्छे से समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, मेरे अकेले में ताकत है निपटने की। आज कोई भी विधायक नहीं आया आंदोलन में। अगर सुनो, एक बात सुनो, मर्द के बच्चे हो ना तो मेरे से बात करो ना। पानी छींच रहे हो, पानी फेंक रहे हो, एक बार सुन लेना, बता रहा हूँ मैं। नाम मेरा अर्जुन है, इस बात का सुन लेना, समझे ना। चलो तभी करेंगे।
मालवा निमाड़ में बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था को सुधारने की कवायद शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री बाला बच्चन ने इंदौर आईजी रेंज के सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक ली और आगामी त्योहार और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। जो आने वाला जो समय है जिसमें लोकसभा का चुनाव है, कुछ आने वाले त्यौहार है, जैसे अपने इस इंदौर संभाग के धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, झाबुआ में भगोरिया को जो पर्व होता है, तो जो भी त्यौहार आने वाले हैं, लोकसभा के जो चुनाव है, इन सब में कानून व्यवस्था बनी रहे मजबूत और सबके लिए पुलिस के हिसाब से जो कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से सब जगह सतर्कता बनी रहे, कसावट बनी रहे। तो इससे संबंधित आज हमने ये समीक्षा बैठक रखी है। वो थोड़ा इंतज़ार करें, उनको पता चल जाएगा। देखिए, इसके पहले जो भी उन्होंने जो आरोप लगाए थे, क्या निकला मंदसौर, रतलाम, इंदौर, बड़वानी की घटनाओं में, पहले वो अपने आप को जरा देख ले और उसको रिव्यू कर ले। स्वच्छता रैंकिंग 2019 में भोपाल भले ही देश की सबसे स्वच्छ राजधानी बनी हो, लेकिन ओवरऑल रैंकिंग भोपाल को जबरदस्त झटका देने वाली है। इस बार ओवरऑल रैंकिंग में भोपाल लुढ़क कर 19वें स्थान पर पहुंच चुका है। भोपाल के मेयर इसके लिए निगम के आयुक्त के ट्रांसफर को जिम्मेदार बता रहे हैं। स्वच्छता सर्वे में इंदौर ने जीत की हैट्रिक लगाई। वहीं लगातार 2 बार दूसरे नंबर पर रहा भोपाल पिछड़कर 19वें स्थान पर पहुंच गया। ये तब हुआ जबकि भोपाल नगर निगम शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए हर साल 180 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। भोपाल के पिछड़ने की वजह जानने की कोशिश की न्यूज़ 18 संवाददाता ने। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में क्यों पिछड़ा भोपाल, सवाल कई हैं और जवाब क्या है हम आपको बताते हैं कि लगभग 9:15 बज रहे हैं, सुबह का वक्त है और जीबीटी कॉम्प्लेक्स में 9:15 बजे यहाँ से कचरा उठाया जा रहा है। सुविधाएं बहुत देने की बात की गई थी, डोर टू डोर कलेक्शन की बात कही थी, सूखा कचरा, गीला कचरा अलग करने की बात कही थी, जगह जगह स्मार्ट डस्टबिन लगाने की बात कही गई थी। लेकिन जब रियलिटी चेक करते हैं तो हाल कुछ इस तरह पाया जाता है कि ना ही डस्टबिन है, ना ही कोई अन्य व्यवस्था, ना ही कुछ अलग अलग सूखे कचड़े और गीले कचड़े को रखने की व्यवस्था। भोपाल में 1.5 साल पहले कचरे से बिजली बनाने का ऐलान हुआ था, लेकिन अब तक प्लांट शुरू नहीं हो पाया। सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक कम्युनिटी टॉयलेट, पर्सनल टॉयलेट, खुले में शौच मुक्त और पब्लिक अवेयरनेस पर नगर निगम ने काम तो किया, लेकिन जो नतीजे मिले वो लक्ष्य से बेहद कम थे। हालांकि महापौर इसके लिए नई सरकार के ट्रांसफर सिस्टम को जिम्मेदार ठहराते हैं, साथ ही पीएम को इसे लेकर वो खत भी लिखने की बात कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर रैंकिंग में भी पिछड़ते हैं तो इस बात की भी हमको समीक्षा करना पड़ेगी कि भारत सरकार का जब भी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का अभियान प्रारंभ हो, उसके पहले पैरामीटर्स में ये भी लिखना चाहिए ये काम लोकल बॉडी को करना है, तो उसका जो कमिश्नर होता है, उसका जो आयुक्त होता है, उसका ट्रांसफर हर 2-2 महीने में नहीं होना चाहिए। अगर पूरा 1 साल का अगर हमको टास्क दिया है तो वो कमिश्नर चूंकि एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है, उसको ही क्रियान्वयन करना पड़ता है, तो वो कम से कम 1 साल तक तो उस शहर में रहे, उस नगर निगम में रहे। एक पत्र में लिख रहा हूं जिसमें ये लिखने वाला हूं कि 2020 के जो पैरामीटर्स जारी होंगे उसमें आयुक्त का ट्रांसफर नहीं हो। आयुक्त जैसे महापौर 5 साल के लिए कार्यकाल है, स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है, तो 1 साल का अगर हमारा पूरा स्वच्छता सर्वेक्षण का कार्यक्रम है तो 1 साल तो कम से कम कमिश्नर को नगर निगम में रहना चाहिए, उसका स्थानांतरण नहीं होना। ये सच है कि स्वच्छता सर्वे से तैयारी के बीच 9 महीने में 3 कमिश्नर बदले गए। ये भी सच है कि विधानसभा चुनाव के दौरान निगम के कर्मचारी चुनावी ड्यूटी करते दिखे। लेकिन ये भी सच है कि नगर निगम ने भी अपनी जिम्मेदारी को फुल प्रूफ तरीके से नहीं निभाया। उम्मीद है नगर निगम अपनी गलतियों से सबक सीखेगा और सरकार भी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराएगी। आखिर नगर निगम का सर्वे में पिछड़ना नगर निगम के साथ साथ सरकार को भी झटका है। पूजा माथुर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, भोपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर में आरएसएस की बड़ी बैठक होने जा रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ये बैठक लेने वाले हैं। 2019 लोकसभा के मद्देनजर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देर शाम तक बैठकों का दौर ग्वालियर में चलता रहेगा। आपको बता दें
बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। 2019 चुनाव को लेकर बैक सपोर्ट बीजेपी को देने के लिए संघ भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है और मालवा निमाड़ महाकौशल के बाद अब ग्वालियर चंबल अंचल में बैठकों का दौर शुरू होने वाला है। संघ प्रमुख मोहन भागवत यहां पर पहुंच रहे हैं और यहां रणनीति तैयार करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील कौशिक का जुड़ चुके हैं। सुशील, किस तरह से बैठकों का दौर आज दिन भर देखने को मिलने वाला है और कितनी महत्वपूर्ण ये बैठकें मानी जा रही हैं? देखिए, आज से ग्वालियर के केदारपुर धाम में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक शुरू होगी। ये 3 दिनों तक बैठक चलेगी। 10 मार्च तक इस बैठक का आयोजन होगा और आज इसका शुभारंभ संघ प्रमुख मोहन भागवत करेंगे। इसके साथ ही प्रेस ब्रीफिंग भी की जाएगी। 8:30 बजे के लगभग का वक्त रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक में आरएसएस की सालाना गतिविधियों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही देश की वर्तमान परिस्थितियां, पुलवामा अटैक सहित जो अन्य मसले हैं उन पर चिंतन मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी यहाँ कहीं ना कहीं चिंतन जरूर किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं आरएसएस से एक बैक सपोर्ट जरूर मिलता है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के एन पहले होने जा रही ग्वालियर की ये आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ ही देश भर के विभिन्न प्रांतों के करीब 1700 से ज्यादा आरएसएस के प्रतिनिधि और कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे और आगामी साल की गतिविधियां भी इसमें तैयार की जाएगी। साथ ही कई एजेंडों पर विचार मंथन होगा और उसके बाद एक निश्चित तय कार्यक्रम बनेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें लोकसभा पर भी जरूर चिंतन होगा, चुनाव में किस तरह की आरएसएस की भूमिका रहेगी। भले ही आरएसएस इस बात को नकारे कि राजनीति से या चुनाव से उनका कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को जरूर बैक सपोर्ट आरएसएस के जरिए मिलता है। तो इस 3 दिन की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बिल्कुल सुशील, सबसे पहला मालवा निमाड़ का दौरा हुआ, फिर महाकौशल का दौरा हुआ और अब ग्वालियर चंबल अंचल क्षेत्र में वे 3 दिन गुजारने वाले हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को जो मजबूती इस क्षेत्र में मिलनी चाहिए वो संभव हो पाएगी? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो विधानसभा चुनाव के परिणाम थे उनमें जो ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटें थी उनमें से 26 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। बीजेपी को यहां करारी शिकस्त मिली थी और महज 7 सीटों पर बीजेपी सिमट गई थी। यही वजह है कि अब लोकसभा चुनाव इस अंचल में होने जा रहे हैं। तो जो 4 सीटें हैं अंचल की, इनमें से 3 बीजेपी के पास है, 1 कांग्रेस के पास है। लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत निराशाजनक और जो है करीब 38 साल पुराना जो आंकड़ा था बीजेपी का स्तर गिरावट का, उस तक पहुंच गया था। तो कहीं ना कहीं इस बार लोकसभा चुनाव में जरूर बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है। तो आरएसएस की भी ये भूमिका रहेगी कि लोकसभा चुनाव में किसी तरह से बीजेपी को मजबूत किया जाए, क्योंकि आरएसएस की जो शाखाएं हैं उन शाखाओं के जरिए जो एक मजबूत कड़ी तैयार की जाए आरएसएस की और इस अंचल में, ताकि इसका चुनाव लोकसभा में भी फायदा मिल पाए और कहीं ना कहीं ये मंशा भी रहेगी। तो अब जो चुनाव परिणाम आएंगे तभी ये साफ हो पाएगा कि किस तरह की भूमिका यानी कि अब आने वाला वक्त बताएगा क्या कर रहा है, इन बैठकों का कितना असर यहां पर देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खंडवा के खालवा में डेटोनेटर ब्लास्ट से एक 8 साल के मासूम बच्चे की आंख खराब हो गई थी। प्रदेश के पूर्व मंत्री और खरसूद से विधायक विजय शाह ने घायल बच्चे का हालचाल लिया और पुलिस प्रशासन पर यह आरोप लगाया कि वो जिले में हो रहे अवैध खनन और ब्लास्टिंग पर रोक लगाने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं नेताओं की सरपरस्ती में जिला प्रशासन की टीम रिश्वतखोरी में लगी है। वालों से मिलकर के और अवैध रूप से सब जगह ब्लास्टिंग करता है, कोई शर्मा करे खालवा में है तो उसका अपने लाइसेंस निरस्त कर दिया क्या? नहीं, पुलिस तो सर देगी नहीं, क्योंकि पुलिस तो उससे लाख रुपया महीना 1 लाख रुपया हाथ थान लेता है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको ही लेना पड़ेगा इनोवेटिव करके, क्योंकि ये तो हर थाना उससे 1 लाख रुपया लेता है महीना। हाँ, तो वहाँ तो थाने पर गिरफ्तार करने के बाद भी सम्मान कर रहे, खाना खिला रहे। तो ये गुजरात
सिलाई हो चुकी है, उसके आँख के अंदर जो कण गए थे वो उसके आँख के अंदर चले गए, जिसकी वजह से उसका रेटिना भी डैमेज हो गया है। तो पुतली की तो सिलाई हो गई है, पर आँख के अंदर जो डैमेज हो गया है वो परमानेंट डैमेज है। तो उसको ना पुतली बदलने से ना आँख बदलने से कुछ हो सकता है, रोशनी हो सकता है, बस इतनी रहे कि उसको रोशनी का कण दिखाई दे, पर इसके आगे उसकी रोशनी नहीं बढ़नी है। तो डैमेज तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। उसी गांव में अवैध रूप से ब्लास्टिंग करने वाले शर्मा एंड कंपनी जो खालवा में ही निवासरत है, ऐसा कहते हैं, उनके द्वारा जिस तरीके से ब्लास्टिंग की गई, लापरवाही की गई ब्लास्टिंग में, और बच्चे का जीवन अंधकार में हो गया। एक छोटा नाबालिग आदिवासी बच्चा, ना वो बोल पा रहा है ना वो देख पा रहा है, और उसका परिवार पर क्या बीत रही होगी उसकी कल्पना आप और हम लोग। फिल्मी दुनिया और हकीकत की जिंदगी में अक्सर आपने देखा होगा कि घटना घटने के घंटों बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती है, लेकिन उसके उलट इंदौर की जाबाज पुलिस न सिर्फ चंद मिनटों में वारदात की जगह पहुंची, बल्कि कई जिंदगियों की भी जान जोखिम में डालकर बचाई है। तस्वीरें इंदौर के तुकोगंज थाना इलाके की हैं, जहां सम्राट होटल में जब मुसाफिर खाना खाकर सोने की तैयारी में थे, तभी होटल में आग लगने की खबर से खलबली मच गई। आनन फानन में लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन होटल में आग बुझाने की जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो नदारद थी, जिसके चलते आग तेजी से फैलने लगी। घटना की सूचना जैसे ही स्थानीय तुकोगंज पुलिस को लगी, वो तत्काल मौके पर पहुंची और उसने होटल में फंसे सभी 23 मुसाफिरों को वहां से सकुशल निकाल लिया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में थाना प्रभारी को चोट भी आई, लेकिन अंत तक लोगों को वहां से निकालते रहे, और जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी उनको अस्पताल भी भिजवाया। नहीं, पुलिस का अपना काम है, कर्तव्य निभाना ही रहता है। रूम में 23 लोग थे टोटल, उसमें 23 ही सुरक्षित हैं। 2 महिलाओं को ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उनको हॉस्पिटल भेजा, ठीक है वो भी। पूरी घटना में जो सबसे दुखद बात रही वो ये कि होटल प्रबंधन आग लगने की घटना को लापरवाही मानने से इनकार करता रहा और अपनी गलतियों पर पर्दा डालता रहा। वहीं पुलिस ने जिस तरह से लोगों को रेस्क्यू किया, उससे वहां मौजूद लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की। विकास सिंह चौहान, न्यूज़ 18 इंदौर। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहडोल में नायब तहसीलदार की दबंगई का मामला सामने आया है। दरअसल नायब तहसीलदार सीएम के कार्यक्रम में जा रही थी, तभी उनके वाहन को रोक दिया गया। इस पर वह भड़क गई और बैरिकेड को लात मारकर वाहन निकालने का प्रयास किया। उन्होंने बुढ़ार टीआई से अभद्रता भी की है। सुनिए मेरी बात, व्यवस्था करो। ये यहाँ से एक गाड़ी आगे निकल गई। हाँ, हम देखते हैं, अब आप प्रॉपर बात कीजिएगा। एक गाड़ी यहाँ से निकल गई। आपने भी इसको लात मारा, उनको चोट लगा भी। मेरी चोट, ये भी इधर से खींचे तो मुझे चोट लगी ना। पहले इस बात को आपको चोट लगा, आप कंप्लेंट कीजिए जाके थाने में। आप ऐसा करेंगे व्यवहार, बताइए। व्यवहार मेरा नहीं, उसका। अभी आपने इसको लात मारा था, हमने देखा खुद, मेरे साथी ने देखा। तुम यही चीज देखे, वो नहीं देखे उधर। आप तो लोकल हो, यहाँ के सब जानते हो कितनी जगह से। नहीं, ये तरीका सही नहीं है। आप बहुत अच्छे समझते हैं सर। आप गाड़ी बिल्कुल मत जान दीजिए। नहीं, मत जान दीजिए ना, पैसा ले लो। गलत तरीका है ये, कोई अच्छी बात थोड़ी है। ऑफिसर को कैसा हरकत करनी बताइए, क्या तरीका है? वो बता रही 3 स्टार है। चलिए तरीका गाड़ी, आप बिल्कुल मेरा हवलदार को रोक रहा है, बिल्कुल भेजिए आप वहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदसौर जिला अस्पताल में मरीज के परिजनों ने सही समय पर इलाज नहीं मिलने पर जमकर हंगामा मचाया। परिजनों का कहना था कि यहां पर नाम मात्र का स्वाइन फ्लू वार्ड बना दिया गया है, जिस पर हमेशा ताला ही लटका रहता है। परिजनों का आरोप था कि जब वो मरीज को लेकर यहां आए तो डॉक्टर जांच से ही कतराने लगे, जिसके बाद वो मरीज को लेकर राजस्थान के उदयपुर पहुंचे। तब डॉक्टर ने इलाज शुरू किया, लेकिन देरी होने के चलते वो मरीज को बचा नहीं पाए। मामले में सिविल सर्जन ने भी अब ये माना है कि अस्पताल कर्मचारियों की लापरवाही से मरीज की जान चली गई। लेकिन मंदसौर जिला अस्पताल में ऐसी कोई जांच इन्होंने नहीं की जिससे ये पाया जाए कि यहाँ स्वाइन फ्लू है। ना यहाँ पे स्वाइन फ्लू का वार्ड तक में ताले लगे हुए थे। मैंने सारा अस्पताल देखा, वहां भी ताला लगा हुआ था। किसी ने कोई उपचार नहीं किया, किसी ने कोई देखरेख नहीं की। आइए अब आपको लेकर चलते हैं आदिवासी जिले अलीराजपुर, जहां एक महिला पिछले 8 सालों से हाईवे पर पंचर बनाने का काम अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कर रही है, ताकि बढ़िया आमदनी हो और वो अपने 3 बच्चों को अच्छी तालीम दे सके, उनकी जिंदगी को बेहतर बना सके। आदिवासी जिले अलीराजपुर में एक छोटा सा गांव है फाटा।
यहाँ रहने वाली जाहिदा भी पिछले 8 सालों से अपने पति के साथ रोजाना पंक्चर सुधारने का काम करती हैं। जाहिदा कहती हैं, पहले उसके पति ये काम अकेले करते थे, जिससे घर चलाना मुश्किल होता था, जिसके बाद उसने ये फैसला किया कि वो भी अपने पति के काम में हाथ बटाएगी ताकि घर चलाना आसान हो और बच्चों को बेहतरीन तालीम मिल सके। तो इस बात से करते बच्चे की पढ़ाई के लिए, कोई बच्चे अच्छे पढ़ जाए, लिख जाए, तो कोई अधिकारी कहीं बन जाए। जाहिदा के पति राशिद भी ये मानते हैं कि समय बदल रहा है और अब महिलाओं को पर्दे से बाहर निकलकर रोजगार करना चाहिए। इससे 2 पैसे ज्यादा घर में आएंगे और उनकी जिंदगी भी खुशहाल होगी। ये तो काम तो करना ही पड़ेगा, महिला हो या पुरुष हो, दो मिलकर हाथ बटाएंगे तो आगे परिवार चलेगा। खंडवा बड़ौदा हाईवे पर पिछले 8 सालों से पंक्चर बनाने वाले पति पत्नी को जानने वाले लोग बताते हैं कि दोनों बड़े ही मेहनती हैं। सर्दी, गर्मी और बरसात तीनों ही मौसम में ये लोग सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक काम करते रहते हैं और कभी पति बीमार पड़ जाता है तब जाहिदा अकेले ही दुकान संभालती है और पति की तीमारदारी भी करती है। अक्सर देखते जा रहे हैं 7-8 सालों से वो बहुत अच्छे से काम कर रही है और हमें भी देख के मतलब इतना अच्छा लगता है कि कोई भी महिलाओं के लिए काम असंभव नहीं है। जाहिदा के हौसले से आज न सिर्फ फाटा गांव की महिलाएं प्रेरणा ले रही हैं, बल्कि अलीराजपुर के लोग भी ये सबक ले रहे हैं कि अगर आगे बढ़ना है तो महिलाओं को भी आगे आने का मौका मिलना चाहिए। वसीम मकरानी, न्यूज़ 18, अलीराजपुर। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।